आज हम होब्स के राज्य की उत्पत्ति और उसके स्वरूप पर विचार करेंगे। होब्स बुद्धिवादी है। उसके मतानुसार एक बार जब मनुष्य जान जाता है कि उसकी मृत्यु की पार्श्विक प्रतियोगिता के कारण है तो विवेक उसे मार्ग दिखाता है। जब यह सिद्धांत मान लेता है कि तू भी दूसरों के साथ वैसा न कर जो तू अपने साथ दूसरों द्वारा किया जाना अन्यायपूर्ण समझता है। होब्स यह भी मानता है कि यदि मनुष्य स्वभाव से ही शांतिपूर्ण होता तो बिना किसी सर्वोच्च शक्ति संविदा के ही रह लेता तो शासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पर मनुष्य ऐसा नहीं है। वह भावनाओं और अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसकी स्वार्थ वृत्तियाँ संघर्ष के बीज बो देती हैं। अतः स्वभावतः एक ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय की आवश्यकता पड़ी जो मनुष्यों को नियम में रख सके, उनको अनुशासनबद्ध कर सके। विवेक के आदेशों का समस्त मनुष्यों से पालन कराने और उनको उनके विद्रोह का दंड देने के लिए किसी सबल शक्ति का होना जरूरी है। होब्स ऐसी सत्ता अथवा शक्ति राज्य है जिसकी इच्छा समस्त शक्तियों की इच्छाओं की प्रतिनिधि होती है और जिसमें यह सामर्थ्य होती है कि वह सबसे विवेक के अनुसार आचरण कराए और ऐसा न करने वालों को दंड दे। होब्स के मतानुसार राज्य सामाजिक समझौते के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। राज्य की स्थापना का वर्णन उसने लेवियाथन में किया है। होब्स कहते हैं कि एक राज्य की स्थापना तब होती है जब अनेक व्यक्ति एक दूसरे से यह समझौता करते हैं कि समस्त व्यक्ति उस व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के कार्यों को अपना कार्य समझेंगे जिसे उनके अधिकांश भाग ने अपना प्रतिनिधि चुनाया, चाहे उनमें से किसी ने उसके पक्ष में मत दिया हो या विरोध में। इस समझौते का उद्देश्य यह है कि मनुष्य शांतिपूर्वक और दूसरों के विरुद्ध सुरक्षित रहे। इस तरह से जो भी चीज़ उत्पन्न होती है वह केवल रजामंदी से कुछ बढ़कर है। यह समस्त व्यक्तियों का वास्तविक इकाई में एकीकरण है जिसकी वृद्धि प्रत्येक के समझौते द्वारा हुई है। यह समझौता इस प्रकार हुआ है मानो प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से यह कहा कि मैं इस व्यक्ति को या लेवियाथन को या व्यक्तियों के इस समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार और इस शक्ति इस शर्त पर सम्मिलित करता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार को इसी तरह इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को समर्पित कर दो। इस तरह सारा जनसमूह एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है जिसे राज्य कॉमनवेल्थ में सिविटास कहते हैं। होब्स के अनुसार यही उस महान लेवियाथन या देवता का जन्म है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति तथा सुरक्षा निर्भर है। होब्स के समझौता सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी से स्पष्ट है कि व्यक्ति ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों की सभा को समर्पित कर दिया जो प्रभु सत्ता से विभूषित हुई। समर्पण करने वाले व्यक्ति उसकी प्रजा हो गए। प्रभु सत्ता उस समझौते में किसी दल के रूप में नहीं, उसके अधिकार असीमित ही रहे। होब्स का मत है कि प्रभु सत्ता के आबाद अधिकार के फलस्वरूप ही वास्तविक सुदृढ़ शासन कॉमनवेल्थ की स्थापना हो सकी। इसी किसी प्रकार की शर्तें लगाने, निश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती थी जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो सकते थे जिनका निराकरण संभव नहीं होता। तब पुनः अराजकता अनार्की फैल जाती और प्राकृतिक अवस्था का दृश्य पुनः प्रकट हो जाता। इस प्रकार सम्राट या प्रभु सत्ता लाभ की स्थिति में रही क्योंकि सामाजिक समझौते में उसमें विवेचना नहीं दिया। होब्स के सामाजिक समझौते की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला, समझौता एक साथ ही सामाजिक व राजनीतिक दोनों प्रकार का है। मानव द्वारा अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग कर सामाजिक बंधन स्वीकार कर लेने से वह सामाजिक और उसके परिणाम स्वरूप राज सत्ता की उत्पन्न होने से यह एक राजनीतिक। दूसरा, यह समझौता सरकारी समझौता नहीं है। समझौता संप्रभु और व्यक्तियों के मध्य न होकर केवल व्यक्तियों के मध्य ही हुआ है। प्रभु सत्ता इस समझौते में शामिल नहीं है। समझौते में किसी पक्ष के रूप में सम्मिलित न होने से प्रभु सत्ता की शक्ति असीमित और एक प्रकार से निरंकुश है। प्रभु सत्ता किसी शर्त के साथ नहीं सौंपी गई है। प्रभु सत्ताधारी ऐसा कोई इकरार नहीं करता है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की इच्छा के अनुसार या उनकी सम्मति से करेगा। अतः वह यदि ऐसा आचरण करता है तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता।
नेक्स्ट है प्राकृतिक दशा में अपनी स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति को त्यागने तथा राज सत्ता के प्रादुर्भाव द्वारा व्यक्तियों के किसी अधिकार, स्वतंत्रता आदि का अस्तित्व नहीं रहता है। अतः वे अवांछित तथा अत्याचारी शासक के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकते हैं। राज सत्ता की स्वेच्छाचारता से समझौते की कोई शर्त भंग नहीं होती है, अतः समझौते के बाद किसी को उससे अलग होने का अधिकार नहीं रहता। समझौते से केवल एक संप्रभु की स्थापना हुई है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या व्यक्तियों का कोई समूह या सभा हो, अतः संप्रभुता अविभाज्य है। प्रभु सत्ता की ही विधियों की स्रोत है, नियम या विधि उसका आदेश है। प्रभु सत्ता के आदेशों को विनियमित या अनियमित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि विवेक और नैतिक आचरण का सार है। न्याय करने का राष्ट्रों तथा शक्तियों से युद्ध अथवा संधि का अधिकार पूर्णतः संप्रभुता को प्राप्त है। राज्य के अधिकारियों को चुनने और नियुक्त करने का अधिकार भी उसी को है। होब्स शासन की आज्ञा पालन के प्रजा के अपरिमित कर्तव्य पालन के कतिपय अपवादों का भी उल्लेख करते हैं। वो यदि राजा व्यक्ति को अपने आप को मारने, घायल करने या अपने पर आक्रमणकर्ता का विद्रोह करने, वायु और औषधि या जीवनदान अन्य किसी वस्तु का प्रयोग न करने की आज्ञा देता है, तो वह ऐसी आज्ञा की अवहेलना कर सकता है, क्योंकि प्रजाजन सुरक्षा के लिए ही शासन के अधीन है। यदि शासन सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता तो शासक का विरोध आवश्यक हो जाता है। शासन के हाथ में एकमात्र तर्क यह है कि उसे शासन करना चाहिए। यदि विद्रोह सफल हो जाता है और प्रभु के हाथ से उसकी शक्ति निकल जाती है तो प्रभु तथेन प्रभु नहीं रहता और उसके प्रजाजन नहीं रहते। इस अवस्था में प्रजाजन अपनी रक्षा के लिए विवश हो जाते हैं और एक नए प्रभु की आज्ञा पालन के लिए तैयार हो जाते हैं, जो उनकी रक्षा करे। होब्स के सिद्धांत में शक्ति विहीन वैधता के लिए कोई अवकाश नहीं है। होब्स के मतानुसार मनुष्य अपनी जीवन रक्षा के प्राकृतिक अधिकारों को राजा के विरुद्ध भी सुरक्षित रखते हैं। होब्स कहते हैं कि राज्य दैविक उत्पत्ति या स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है, वरन मानव निर्मित एक ऐसा कृत्रिम साधन है जिसे अपनी निश्चित आवश्यकता की पूर्ति हेतु रचा गया है। वह साध्य पर ले जाने के लिए एक साधन मात्र है, स्वयं साध्य नहीं है। होब्स के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों का योग मात्र है, इसके अतिरिक्त उसका कोई सामूहिक लक्ष्य नहीं है। होब्स का सिद्धांत राज शक्ति के प्रति सम्मान व भक्ति को कोई महत्व नहीं देता, वह तो राज्य को केवल उपयोगिता के स्तर पर ले जाता है। राज्य इसलिए श्रेष्ठ है कि उससे हम लाभान्वित होते हैं। अब देखते हैं होब्स के संप्रभुता पर या सॉवरेंटी पर विचार। होब्स प्रभु सत्ता का प्रचंड समर्थक है। उसकी प्रभु सत्ता का आधार है सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी रूप में हो, संविदा या अनुबंध से ही प्रभु सत्ता की प्राप्ति होती है। होब्स का लेवियाथन अथवा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है। उसका आदेशी कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। प्रभु सत्ता निरपेक्ष, अविभाज्य, स्थायी व अदेय है। राज्य आज्ञा न्याय सम्मत और कानून सम्मत दोनों है। उसका हस्तक्षेप कार्यों और विचार दोनों पर है। बोंदा ने संप्रभुता पर जो मर्यादाएं लगाई है, होब्स ने उसे हटा दिया। गैटल कहते हैं कि होब्स के अतिरिक्त अन्य को कोई ऐसा लेखक नहीं हुआ जिसने प्रभु सत्ता के बारे में इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। सेबाइन कहते हैं कि निरंकुश शक्ति और पूर्ण अराजकता, सर्वशक्ति संपन्न शासक और समाजहीनता, इन दोनों के बीच में कोई विकल्प नहीं है। होब्स के अनुसार प्रभु सत्ता किसी विध्यात्मक कानूनों की स्रोत है। लोग सुरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों तथा व्यक्तिगत शक्तियों का परित्याग कर देते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से उन सब की तरफ से विधि निर्माण की शक्ति केवल संप्रभु के पास रह जाती है। संप्रभु ही समाज और राज्य से यह महत्वपूर्ण निर्णय करता है कि सामाजिक शांति और सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। संप्रभु को सर्वसाधारण पर अपरिमित अधिकार प्राप्त है, वह निरपेक्ष है। उसकी विधि निर्माण शक्ति किसी भी मानवीय शक्ति से अप्रतिबंधित है। राज्य में संप्रभु का कोई समकक्ष या प्रतिद्वंदी नहीं होता है। संप्रभु ही कानूनों की व्याख्या करता है। प्राकृतिक कानून भी उस पर बंधन नहीं लगा सकते, क्योंकि वे वस्तुतः कानून न होकर विवेक के आदेश होते हैं। उनके पीछे किसी विशेषकारी शक्ति का अभाव होता है। दैवीय कानून भी प्रभु सत्ता को प्रतिबंधित नहीं करते, क्योंकि वही उनका व्याख्याता होता है। होब्स की प्रभु सत्ता की धारणा में ये एक गंभीर असंगति है कि एक ओर तो संप्रभु की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है
तथा दूसरी ओर संप्रभु की ऐसी आज्ञाओं के उल्लंघन की स्वीकृति देता है जिनसे व्यक्ति के आत्मरक्षण का उद्देश्य नष्ट होता हो। राज्याज्ञा पालन के अपवाद की यह बात प्रभु सत्ता के सिद्धांत के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न करती है। होब्स ने बोंदा द्वारा संप्रभुता पर लगाए गए संपत्ति संबंधी बंधन को ठुकरा दिया। उसके अनुसार संप्रभु ही संपत्ति का सृजनहार है, क्योंकि वही समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करता है, जिसके फलस्वरूप लोग धनोपार्जन कर पाते हैं। धन संग्रह से ही संपत्ति का उत्पादन होता है। अतः संप्रभुता को संपत्ति संबंधी विधायन का अधिकार है। वह संपत्ति का विधाता है तथा करारोपण और प्रजा की सम्मति लेने तक का अधिकारी है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वे करारोपण के बारे में जनस्वीकृति ले। संप्रभु ही सब अधिकारियों की सत्ता का मूल स्रोत है। दूसरे देशों से युद्ध अथवा संधि करने तथा अपनी नीति के क्रियान्वयन के लिए लोगों के संपूर्ण साधनों पर नियंत्रण रखने का वह अधिकारी है। वही सेना का सर्वोच्च कमांडर है और न्याय का सर्वोच्च स्रोत है। समस्त विधायनी और कार्यपालिका शक्तियाँ संप्रभु में ही केंद्रित हैं। होब्स में शक्ति विभाजन, नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं है। अंत में संप्रभु के अधिकार अपरिवर्तनीय, अहस्तांतरणीय और अविभाज्य हैं। संप्रभुता के प्रयोग में किसी को भागीदार नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करना संप्रभुता को नष्ट करना है। गृह युद्ध का उद्देश्य संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाना अथवा उसमें भागीदार होने का प्रयत्न करना नहीं होता, बल्कि यह निर्धारित करना होता है कि संप्रभुता पर किसका अधिकार हो और कौन उसका प्रयोग करे। यदि संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित है तो शासन का रूप राजतंत्र है, कुछ व्यक्तियों में निहित है तो कुलीन तंत्र है और सब लोगों में निहित है तो लोकतंत्र है। मिश्रित अथवा सीमित शासन प्रणाली की बात करना व्यर्थ है क्योंकि प्रभु सत्ता अविभाज्य है। लोग राजतंत्र को पसंद करते हैं, अतः इसे अन्य शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा अच्छा बतलाते हैं। शासन जो कोई भी हो, उसमें कहीं ना कहीं प्रभु सत्ता अवश्य रहती है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य होना चाहिए जो अंतिम निर्णय करता हो, और जो ऐसा कर सकता है वही संप्रभु है। लोग जब अत्याचारी शासन का विरोध करते हैं तो इसका अभिप्राय केवल यही है कि वे सत्ता के एक विशेष प्रयोग को पसंद नहीं करते। इसी प्रकार यदि लोगों में स्वतंत्रता के प्रति उत्साह है तो उसका मतलब है कि वे या तो भावात्मक उद्वेग का परिचय दे रहे हैं या पाखंड रच रहे हैं। होब्स ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना है कि प्रथम तो इसमें राजा का और राज्य का व्यक्तिक तथा सार्वजनिक हित एक होता है, और द्वितीय इसमें शासन का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। होब की प्रभु सत्ता की धारणा से यही निष्कर्ष निकालता है कि वह इसे पूर्ण, अविभाज्य और असीम मानता है। प्रभु सत्ता पर जो बंधन लगाए गए हैं वे वैधानिक नहीं है। बोधा के समान ईश्वरीय नियमों, डिवाइन लॉ, प्राकृतिक नियमों, नेचुरल लॉ तथा राज्य के मौलिक नियमों, फंडामेंटल लॉ के प्रतिबंध होब स्वीकार नहीं करता है। इसी प्रकार वह बोंदा के समान यह भी नहीं मानता है कि राज्य को प्रजा की व्यक्तिगत संपत्ति छीनने का अधिकार नहीं है। सारांशतः होब की प्रभुसत्ता बोंदा की प्रभुसत्ता की तुलना में अधिक निरंकुश और अधिकार संपन्न है। थैंक यू।